Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Fluid Mechanics FM वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हम लर्न करने वाले हैं। और काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पहले ही आपके लिए बना चुका हूं मैं। तो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील करने वाले हैं और वो पॉइंट है डेरिवेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सो आज के वीडियो सीरीज में, आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लर्न करेंगे, 3 डायमेंशनल फॉर्म में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लर्न करेंगे और उसको डिराइव करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंडिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के लिए, उसको हम आज लर्न करेंगे कि कैसे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, 3 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। तो इन 2 पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे मेजरली, और इसके अलावा और भी फर्दर पॉइंट्स हैं जो डियर स्टूडेंट हम डील करेंगे। So dear student, let's start with our continuity equation derivation. अगर आपको याद होगा पास्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है। और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को बेसिकली हमने A1V1 इज इक्वल टू A2V2 जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए था, उसको मेजरली लर्न किया था। और कंप्रेसिबल के लिए ρ1 A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2, और इस पे हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने वहां पे ये भी बताया था कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है वो होता है डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल w बाई डेल z इज इक्वल टू 0। और ये बेसिकली आपको 3 डायमेंशनल फॉर्म में यूज करना होता है और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत यूज है। और उसी में अगर हम 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अंडरस्टैंड करेंगे तो डेल w बाई डेल z टर्म 0 ओमिट हो जाएगा। सो फाइनली वो फॉर्म आ जाएगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। और ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डियर स्टूडेंट किसके लिए है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टीडी फ्लो, राइट। सो स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, राइट। सो आज हम उसी डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल w बाई डेल z जो 3 डायमेंशनल फॉर्म है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का, 3D फॉर्म है, इसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, मींस इसको डेराइव करके अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं डियर स्टूडेंट तो SSC JEE जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, तो उसमें कई बार पूछा हुआ है इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में भी डेराइव करने के लिए। मोस्टली डिप्लोमा लेवल पे इस टाइप के डेरिवेशन को अवॉइड करते हैं, बट डियर स्टूडेंट ये पूछा हुआ है और वो भी स्पेशली 3 डायमेंशनल फॉर्म में, तो हमें इसको अच्छे से लर्न करना है। बट व्हेन इट कम्स टू बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, गेट, IES, तो इन सब के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डियर स्टूडेंट। सो देखो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो पॉइंट है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, राइट। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का जो हमारा 3D फॉर्म है, 3 डायमेंशनल फॉर्म है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको बोलते हैं डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल w बाई डेल z इज इक्वल टू 0। ये हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का 3 डायमेंशनल फॉर्म है डियर स्टूडेंट, राइट। नाउ इसमें हम ये मानते हैं कि ये है फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टीडी फ्लो डियर स्टूडेंट, एंड स्टीडी फ्लो, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है, राइट। और एक और चीज, अगर कोई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड है मतलब फ्लो है, राइट। फ्लो तो है, इतना तो श्योर है, बट फ्लो के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। बट अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर कोई कोऑर्डिनेट, तो इट मींस फ्लो हो रहा है, मींस फ्लो के लिए वो पॉसिबल कंपोनेंट है, राइट। तो इसको डियर स्टूडेंट हमें डेराइव करना है। तो देखो डेरिवेशन थोड़ा सा कंबरसम है इसका, बट मैं इसको एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट, और वो फ्लूइड एलिमेंट कैसा होगा? तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्लूइड एलिमेंट क्यूबॉइड फॉर्म में होगा, राइट। ये फ्लूइड एलिमेंट हमने एज्यूम किया
और ये किस शेप का है, क्यूबॉइड फॉर्म का है। और इसकी ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लूइड एलिमेंट, राइट। आपको डिराइव करना है तो एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया हमने जो कि क्यूबॉइडल फॉर्म में है। और ये मान लो डियर स्टूडेंट एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, राइट। तो ये जो लेंथ डियर स्टूडेंट हमने ये वाली जो लेंथ मानी है, ये इस फ्लूइड एलिमेंट की ये वाली जो लेंथ है ये ओरिजिन है, मान लो ये dx लेंथ है, ये डियर स्टूडेंट हमने क्या मान लिया dy, और इसकी ये वाली लेंथ dz है। सो कहने का ये मतलब है कि आपने जो फ्लूइड एलिमेंट एज्यूम किया है उसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस या लेंथ, विड्थ और हाइट ये क्या है रेस्पेक्टिवली dx, dy और dz, ये तीन l, b, h का आपने एक फ्लूइड एलिमेंट क्यूबॉइडल फॉर्म में कंसीडर कर लिया है, राइट। और इसको नाम भी दे देते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मैं a b c d, इसको o अभी भूल जाते हैं, a b c d, और फिर हम e f g h, आई थिंक सारा नेम आपने दे दिया, सारे आपने नाम दे दिया। और अब ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये बेसिकली आपका ये है, राइट। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि ABCD फेज से फ्लूइड इन कर रहा है और EFGH फेज से ये आउट हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। यहां से इन कर रहा है और यहां से डिरेक्शन आउट कर रहा है, राइट, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये मान के चलना होगा डियर स्टूडेंट, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि इस फेज से, ABCD फेज से कितना अमाउंट ऑफ मास पर सेकेंड इन हो रहा है, ये हमारा सबसे पहला टारगेट है। हम क्या निकालने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, हमारा ये टारगेट है कि ABCD फेज से डियर स्टूडेंट, ABCD ये जो फेज है इस फेज से, राइट, कितना मास इन हो रहा है, ये हमारा टारगेट है डियर स्टूडेंट, राइट। सो डियर स्टूडेंट इसके लिए हम टारगेट करते हैं x, ओके। सो डियर स्टूडेंट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जस्ट ईज के लिए हम ये मान रहे हैं कि इस फेज से फ्लूइड इन हो रहा है और इधर से आउट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी को मींस जो हमारा ये फ्लोइंग डायरेक्शन है इसको हम ईज के लिए x मान लेते हैं, राइट। ये जस्ट आपको एज्यूम करना है, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, और ये एज यूजुअल z डायरेक्शन होगा। तो उस केस में आपको ये वाली जो फ्लूइड एलिमेंट की ये वाली लेंथ है इसको आप dx लेना होगा, राइट। ये y के डायरेक्शन में है तो ये वाला जो डायमेंशन है फ्लूइड एलिमेंट का ये वाला वो dy लिया, एंड दिस इज व्हाट योर dz, राइट। सो नाउ डियर स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, ABCD फेज से जो फ्लूइड इन कर रहा है उस फ्लूइड का जो मास पर सेकेंड है ना वो फाइंड करना है। सी व्हाट आई एम राइटिंग कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस ABCD पर सेकेंड, ये अपने को निकालना है, पर सेकेंड निकालना है डियर स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, सो अगर आप देखोगे ये x डायरेक्शन में इन कर रहा है, मतलब x डायरेक्शन में, तो मास को डियर स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, अगर मैं बताऊं मास क्या होता है, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, राइट, सबको पता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को डेंसिटी रखते हैं, वॉल्यूम को डियर स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूं, मास पर सेकेंड निकालना है ना अपने को, मास पर सेकेंड निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर सेकेंड लिख सकते हैं। डेंसिटी वॉल्यूम पर सेकेंड का मतलब है डिस्चार्ज, वॉल्यूम पर सेकेंड को ही तो डिस्चार्ज बोलते हैं, और डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। सो कुल मिला के मास पर सेकेंड इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वही मास फ्लो, मास एंटरिंग पर सेकेंड निकालना है तो अपने को क्या लेना है, डेंसिटी इनटू एरिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट कौन सा एरिया, तो जो फ्लूइड इन कर रहा है ना, तो इन कर रहा है तो ये जो नॉर्मल एरिया है ये वाला, इस डायरेक्शन के ठीक क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके ठीक 90 डिग्री डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन है, यू कैन सी कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है, dy और dz। तो एरिया क्या हो जाएगा, dy इंटू dz। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये एरिया हो गया डियर स्टूडेंट, राइट,
ये रो एरिया, एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि फ्लो डायरेक्शन के ठीक 90 डायरेक्शन में, 90 डिग्री डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, तो dy इंटू dz होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू नाउ वेलोसिटी डी रेस्टोरेंट। नाउ वेलोसिटी का मतलब है कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो हमारा वेलोसिटी होता है, इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, u, स्मॉल v और w। u एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, स्मॉल v y डायरेक्शन वाला होता है और w वाला z डायरेक्शन का होता है डियर स्टूडेंट। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं पहले हिंट दे चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियोस में। तो यहां पे हम वेलोसिटी कौन सा लेंगे, तो हम x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना ये, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो u हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट योर मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस ABCD पर सेकेंड, ये हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ ये मास इस फेस से इन हो रहा है तो ऑपोजिट फेस EFGH से आउट होगा, तो वो उसका रेट हम फाइंड करते हैं, मतलब मास ऑफ फ्लूइड लिविंग आउट फेस EFGH पर सेकेंड, ये निकालते हैं। सो देयरफॉर मास ऑफ फ्लूइड लिविंग फेस EFGH पर सेकेंड, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, मास ऑफ फ्लूइड लिविंग फेस EFGH पर सेकेंड, ये निकालना है। तो फिर से वही होगा रो A इंटू वी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जितना अमाउंट यहां से पास हो रहा है इस फेस से, राइट, यहां से कितना आउट होगा, तो कितना इन हो रहा है प्लस जितना इन हो रहा है उसका रेट, मतलब उसको टाइम से डिवाइड करेंगे और इनटू डियर स्टूडेंट कितने लेंथ के लिए होगा, dx लेंथ के लिए होगा, तो dx लेंथ लेना होगा। मतलब मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, एक नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे आप ऐसे समझो, ये एक पाइप है, राइट, इधर से मान लो यहां का प्रेशर P है और ये लेंथ मान लो लाइक व्हाट वी से dx है फॉर एग्जाम्पल, और यहां से यहां पे डियर स्टूडेंट कितना प्रेशर होगा, यहां का प्रेशर अगर P है तो यहां का प्रेशर क्या होगा, P प्लस डेल P बाय डेल x इंटू dx। ये चीज आपको समझना होगा, व्हाट इज दिस, ये चीज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बार बार समझना होता है कि अगर यहां का जो कोई भी पैरामीटर जो यहां है और dx लेंथ में ये क्या हो जाएगा, तो जो यहां का है दैट प्लस ये जो इसका जो इंक्रीजिंग रेट है dx के रेस्पेक्ट में, या चेंजिंग रेट है जो dx के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा डेल P बाई डेल x इनटू फिर ये लेंथ हो जाएगी। ये वाला आपको समझना होगा, ये चाहे प्रेशर हो, मास हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, ये लॉजिक हम अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यही सेम यहां पे मास के टर्म में यूज करते हैं कि यहां से मास इन हो रहा है पर सेकेंड विच इज दिस, और यहां से कितना आउट होगा, तो दिस यहां पे जितना इन हो रहा है दिस प्लस उसका dx के रेस्पेक्ट में, मींस डेल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू dx। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं डियर स्टूडेंट, यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप समझ गए ना तो डेरिवेशन का इसेंस आपको समझ में आ जाएगा। सो मास ऑफ फ्लूइड लिविंग पर सेकेंड क्या हो जाएगा, पहले तो ये सेम अमाउंट हो जाएगा रो इंटू dy dz इंटू यू प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल रो इंटू dy इंटू dz इंटू यू बाय किसके रेस्पेक्ट में, तो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, x डायरेक्शन में, तो डेल x इंटू ये कितने डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, dx। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, जो आपको समझना होगा, राइट। ये अगर आप समझ गए तो समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, और इस क्लैरिटी के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स में, बल्कि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको रट लेना है कि यहाँ पे कोई चीज़ इन हो रही है और हमें पता है कि ये जैसे जैसे इस डायरेक्शन में इसका चेंज हो रहा है,
ये हमें पता है कि इस जो भी पैरामीटर इन हो रहा है उसकी चेंजिंग हो रही है इस डायरेक्शन में, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर, वो अगर आपको पता है, जैसे प्रेशर का लिया तो डेल पी बाय डेल एक्स, मास का होगा तो डेल एम बाय डेल एक्स, ऐसा बोल सकते हो। तो यहां पे जो होगा जो पैरामीटर की वैल्यू होगी वो होगी इनिशियल विच इज एंटरिंग पी प्लस जो रेट है इनटू डी एक्स, और जो रेट होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं होगा बल्कि इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में होगा, ये याद रखना। और पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल पी बाय डेल एक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन में इसको यूज करेंगे। आगे हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज सॉल्व करेंगे, मींस डिराइव करेंगे, उसमें कॉन्टिन्यूटी यूलर इक्वेशन से ही बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन डेराइव होता है, तो वहां पे भी इस टाइप का लॉजिक हम यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ये आपको याद रखना है, और आगे भी फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग चैप्टर्स में इस टाइप के लॉजिक से आप इस टाइप के लॉजिक को फेस करोगे तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो और वही मैंने यूज किया, कितना इन हो रहा है प्लस कितना इन हो रहा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनटू जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ क्या है विच इज डी एक्स, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, आप खुद सोचो, ये मास इन हो रहा है और ये मास आउट हो रहा है, तो नेट गेन इन मास इन एक्स डायरेक्शन ये कितना होगा? नेट गेन इन मास इन एक्स डायरेक्शन, ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं, तो क्या होगा? नेट गेन इतना इन हो रहा है और इतना आउट हो रहा है, तो दिस माइनस दिस अगर कर देंगे तो ये नेट गेन इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। ऑब्वियसली इतना इन हो रहा है इतना आउट हो रहा है, तो नेट गेन, सो देयरफॉर नेट गेन ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? इन एक्स डायरेक्शन ये क्या होगा? तो हम दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, दिस जो कि इन हो रहा है विच इज रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू यू माइनस दिस। अब जब इसमें माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये माइनस में इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं एक टर्म पहले लिख देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू यू प्लस डेल रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट आपको सॉल्व करना होगा बिकॉज इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट मैथमेटिकली स्ट्रांग है उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगाना होगा। बट एनीवे आई एम सॉल्विंग इट लाइक नोविस की, आपको सब कुछ बेसिक से बता रहा हूँ। दोनों को डिफरेंस कर दिया। अब डियर स्टूडेंट माइनस से ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा और माइनस से ये भी होगा। ये वाला जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा एज इट इज, तो बचेगा क्या? माइनस डेल और ये वाला टर्म। सो अगर मैं यहीं पे ले लूं सो इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो माइनस डेल बाय डेल एक्स और अंदर वाला टर्म क्या है? रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड, रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू यू, राइट, इंटू डी एक्स, राइट। इसको थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं चाहूं तो माइनस डेल बाय डेल एक्स इंटू ब्रैकेट में रो इंटू यू लिख रहा हूं और dx dy dz को अलग लिख देता हूं एक साथ, dx dy dz। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। बस यही चीज आपको देखना है। अब देखो फाइनली जो नेट गेन इन x डायरेक्शन आया वो ये आया, राइट। नाउ वी कैन सिमिलरली डू, क्योंकि 3 डायमेंशनल फ्लो है तो अभी ये x डायरेक्शन के फ्लो के लिए पूरी एनालिसिस है। सिमिलरली y डायरेक्शन में भी इस फेज से इन करेगा और उस फेज से आउट होगा, तो ये y डायरेक्शन में भी नेट गेन इन मास निकाल लेंगे। सिमिलरली z डायरेक्शन में इस फेज से इन किया और इस फेज से आउट किया, इधर से इन किया और इस फेज से आउट किया, तो इस डायरेक्शन में भी नेट गेन इन मास आएगा। क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है और 3 डायमेंशनल फ्लो है तो उसमें 3 कंपोनेंट है u v w, और तीनों डायरेक्शन जो कि x y z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में नेट गेन इन मास पर सेकेंड आएगा, राइट। सो अभी x डायरेक्शन का ये नेट गेन इन मास है। सिमिलरली
सेम लॉजिक से सिमिलरली नेट गेन इन मास इन वाई डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अभी जो हमने एक्स वाला लॉजिक किया ना, उसका जो एंड रिजल्ट आया नेट गेन इन मास, ये इसी को जस्ट एनालॉगी क्रिएट कर देंगे। देखो अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें भी dx dy dz ये तीन टर्म होगा, राइट। डेल बाय डेल एक्स की जगह डेल बाय डेल वाई हो जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, और रो इंटू यू की जगह यू का जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है v वो हो जाएगा। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सिमिलरली नेट गेन इन मास इन वाई डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस डेल बाय डेल एक्स तो एज यूजुअल रहेगा, रो इंटू यू की जगह v हो जाएगा, रो v, और ये सेम रहेगा dx dy dz, राइट। सिमिलरली नेट गेन इन मास इन z डायरेक्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, सिमिलरली नेट गेन इन मास इन z डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो इसको भी आप एनालॉजी से कैसे क्रिएट फाइंड कर सकते हो, माइनस डेल बाय, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा डियर स्टूडेंट, यहां पे x डायरेक्शन में x था, y डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो डेल x नहीं बल्कि डेल y हो जाएगा, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। बाकी रो तो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब रो तो रो है, v बेसिकली आपका क्या है, y डायरेक्शन में v हो जाएगा और बाकी ये सेम रहेगा। सो सिमिलरली z डायरेक्शन में माइनस डेल बाय डेल z हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये हो जाएगा रो इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसको लर्न करने के बाद हमने तीनों डायरेक्शन में नेट गेन फाइंड कर लिया, तो अब हम इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट जो कि तीनों डायरेक्शन से बना हुआ है एक्स वाई और जेड, अब इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट का नेट गेन इन मास अगर निकालें, सो देयरफॉर टोटल नेट गेन इन मास, टोटल net gain in mass of fluid element जो कि x y z तीनों से मिलके बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली तीनों का सम हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, x में जितना हुआ y में जितना हुआ z में जितना हुआ, तीनों को सम कर देंगे, सो यू विल गेट टोटल नेट गेन इन मास फॉर फ्लूइड एलिमेंट, कंप्लीट फ्लूइड एलिमेंट के लिए। तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ऐड करेंगे तो आप खुद सोच सकते हो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन तीनों में dx dy dz कॉमन है, अगर मैं उसको पहले वो कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा और माइनस को कॉमन ले लूं तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स इंटू रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू रो डब्ल्यू, और फाइनली यहां पे थोड़ा सा अंदर जा रहा है, आप समझ सकते हो ये हो जाएगा dx dy dz। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, राइट। इसको मैं अगर दूसरे कलर से डियर स्टूडेंट दिखाऊं तो ये वाला आपका ये इतना पार्ट हो गया, राइट। ये नेट गेन इन मास फॉर फ्लूइड एलिमेंट आ गया, राइट। सो ये आपने फाइंड किया है। नाउ डियर स्टूडेंट आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट ये बोलता है कि मास फ्लो रेट पर सेकेंड ये कांस्टेंट रहता है। मास फ्लो रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना मास पर सेकेंड इन करेगा उतना ही आउट होगा, राइट। तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। तो ये लॉ चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उस पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो हमारा नेट गेन इन मास आया है ये बेसिकली कहीं से क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि मास तो क्रिएट किया ही नहीं जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये जो नेट गेन इन मास आया है फ्लूइड एलिमेंट का, ये बेसिकली इसका जो अंदर का जो मास है, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो मास है उसका जो रेट है ना उसके बराबर होगा, राइट। ये जो मास है इस फ्लूइड एलिमेंट में जितना मास है उसका जो रेट होगा, मतलब उसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वो जो रेट ऑफ मास, रेट ऑफ गेन ऑफ मास होगा, वो बेसिकली टोटल नेट गेन इन मास के बराबर होना चाहिए।
क्योंकि मास तो कहीं से क्रिएट नहीं हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता, तो जो इसके अंदर मास है उसका जो रेट है ना वही बेसिकली इसके बराबर होना चाहिए। सो यहां पे आप लिख सकते हो, अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट यहां पे आपके लिए यहां पे मेंशन करूं, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मैं अगर आपके लिए यहां पे लिखूं, सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या हो जाएगा कि जो मास फ्लो रेट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ओके। सो डियर स्टूडेंट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, जो नेट गेन इन मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट आया, ये बेसिकली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन फ्लूइड एलिमेंट, ये बेसिकली किसके बराबर होना चाहिए, नेट गेन इन मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, राइट, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि कहीं और से नहीं आएगा, राइट। सो मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो इसका वॉल्यूम होगा dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, राइट। और मुझे मास निकालना है फिर से डियर स्टूडेंट, तो मास हम कैसे निकालेंगे, अगर आप देखोगे मास बेसिकली निकालना है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो हो जाएगा dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये हो गया फ्लूइड एलिमेंट के अंदर मास। और इसको अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डेल बाय डेल टी, सी डेल, और ये हो गया ड्यूरेशन फ्लूइड एलिमेंट का मास। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, dx dy dz, क्योंकि क्यूबॉइडल फॉर्म में, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, राइट। तो ये जो मास फ्लो रेट है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये हो जाना चाहिए इस नेट गेन के। नेट गेन डियर स्टूडेंट क्या है आपका, अगर आप देखो माइनस, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मुझे प्रिसाइजली लिखना होगा, या ऐसा करता हूं मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इज इक्वल टू, यहां पे मेंशन कर देता हूं, माइनस डेल बाय डेल एक्स इंटू रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू रो डब्ल्यू, और साथ में बाहर क्या है डियर स्टूडेंट, इस पूरे के साथ डियर स्टूडेंट ये क्या है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड है, राइट, ये चीज है। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, राइट, अगर आप यहां पे देखोगे, सो यहां पे डियर स्टूडेंट इसको इस टर्म में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल रो बाय डेल टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, राइट। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को डेल बाय डेल रो बाय डेल टी ऐसा लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, डी एक्स डी वाई और डी जेड ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो डायमेंशन है, तो इस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये बाहर आ गया, इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म यहां पे आ जाएगा एज इट इज, राइट। नाउ देखो दोनों साइड डी एक्स डी वाई डी जेड है, इस साइड भी है dx dy dz और इस साइड भी है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखो तो ये बचेगा, देयरफॉर ये बचेगा डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल एक्स रो यू। अब हम पहुंचने वाले हैं डेरिवेशन के फाइनल स्टेज में, डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू, यही बचेगा डियर स्टूडेंट, यही
कैंसल आउट होने के बाद बचेगा। अब इस ये माइनस बेसिकली सब में है तो ये बिग ब्रैकेट होगा। अब इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे डियर स्टूडेंट, सो व्हाट यू विल गेट डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स इंटू रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट आ गया। और ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये दिस फॉर्मेट इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ continuity equation in 3 dimension, right? Most general form of continuity equation in 3 dimension. Now यहां पे हम अपने यूज के लिए आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता है कि हम स्टीडी फ्लो अगर ले लें, जो कि हम लेते हैं, स्टीडी फ्लो ले लें तो टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं होती है। तो यहां पे डेल रो बाय डेल टी ये वाला टर्म गायब हो जाएगा फॉर स्टीडी फ्लो। चूंकि डेल रो बाय डेल टी 0 होता है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज होता नहीं है, तो फॉर स्टीडी फ्लो डेल रो बाय डेल टी 0 हो जाएगा। तो स्टीडी फ्लो के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बाकी वाला टर्म बच जाएगा, राइट। बट आपको पता है कि स्टीडी फ्लो के साथ साथ हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी लेते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो जो बचा हुआ पार्ट में डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो बच क्या जाएगा, और बाहर आके 0 के नीचे भी हम उसको ले सकते हैं। तो बच क्या जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। सो एंड दैट इज योर फाइनल form of continuity equation in three-dimensional form for a steady and incompressible flow. But अभी जो फॉर्मेट है ना, इसको बोलते हैं मोस्ट जनरल फॉर्म। मैं लिख देता हूं, दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ continuity equation, राइट। बट इसी को डियर स्टूडेंट अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, राइट, मैं यहां पे आपके लिए कर देता हूं। यहां से मैं ले लेता हूं यहां पे, राइट, क्योंकि हमें स्पेस को मैनेज करना है और पूरे डेरिवेशन को इस बोर्ड पे रखना है जिससे कि आप लर्न कर सको, राइट। सो फॉर स्टीडी फ्लो, फॉर स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मैं दोनों एक साथ लेता हूं। हालांकि दोनों अलग अलग भी ले सकते हो आप। अगर ओनली स्टीडी मानोगे तो एक फॉर्म आएगा, अगर स्टीडी के साथ साथ इनकम्प्रेसिबल भी मान लो तो फिर फाइनल फॉर्म आएगा। तो मैं वही फाइनल फॉर्म ले लेता हूं क्योंकि वही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। सो फॉर स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, डेल रो बाय डेल टी ये हो जाएगा 0 और रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली ये फॉर्म क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड is equal to 0 and which is your final 3-dimensional form of continuity equation. So I hope ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट डियर स्टूडेंट। इसमें एक चीज आप ले सकते हो कि अगर मान लो 2-dimensional फॉर्म में continuity equation को यूज करना है तो z डायरेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली 2 डायमेंशन का मतलब है x और y। तो z वाला टर्म को कैंसल आउट कर दोगे, मतलब इसको ओमिट कर दोगे, तो यू विल गेट डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर 2-dimensional फॉर्म में कोई क्वांटिटी इक्वेशन पूछता है तो दैट विल बी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल बी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। बट 3-dimensional फुल फ्लेज फॉर्मेट में अगर आपसे पूछता है सो दैट विल बी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर डेरिवेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, बट बुक में कई बार चीजें ऐसे एक्सप्लेन नहीं रहती है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आपको एक एकदम से लेमैन स्टूडेंट की तरह ज्यूम किया कि आप पहली बार इस डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने वाले हो और बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है। थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हुआ है बट आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया शुरू में ही, जो डेल पी बाई डेल एक्स प्लस वो वाला जो लॉजिक बताया इंक्रीज वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही एक मेन है। बाकी तो बेसिक मैथमेटिक्स है, कैंसल आउट हो रहा है और फाइनली you are getting the full form of 3-dimensional continuity equation which is del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0। और 2-dimensional form में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम
2D फॉर्म देखें डियर स्टूडेंट, 2D फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये 2 डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके फाइन। ओके सो डियर स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को 3 डायमेंशनल फॉर्म में डिराइव करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली, और वो है जो कंप्लीट इसेंस है इस पूरे काइनेमेटिक फ्लो का, वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंडिंग। मैंने आपको बताया ही था कि काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंडिंग। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 3 डायमेंशनल फॉर्म में, और एटलीस्ट 2 डायमेंशनल फ्लो जब होगा तो 3 डायमेंशनल फ्लो में फुल फ्लेज्ड हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करेंगे, राइट डियर स्टूडेंट। सो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको हम नाम देंगे कैपिटल V, राइट। रिजल्टेंट वेलोसिटी V, बेसिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट होता है। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट होता है U जो कि x डायरेक्शन में होता है, दूसरा V, और तीसरा होता है W जो कि z डायरेक्शन में होता है, राइट। और आपको पता है कि ये हमारा मान लो x है, ये y है और ये z है मान लो, तो x डायरेक्शन में I क्या होता है, I को हम बोलते हैं यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। ये मैथमेटिक्स में आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होगा। वेक्टर एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में जहां पे हम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को जानते हैं। तो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट ये डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब ये x के साथ कुछ भी होगा तो I अटैच होगा। सिमिलरली y के साथ क्या होता है, ये यहां पे v होता है, j होता है, I j, और z के डायरेक्शन में k होता है। कई बार इसकी कैपिंग कर देते हैं, I के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, ये डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो I यूनिट डायरेक्शन वेक्टर इन x डायरेक्शन है, ये आपको याद रखना है। और मॉड ऑफ I, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सो अगर I एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1। ये मैं वेक्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, राइट, क्योंकि अभी जो हम सॉल्व करेंगे इसमें कई बार इसकी जरूरत पड़ सकती है। जे क्या है डियर स्टूडेंट, जे को हम बोलेंगे यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, राइट। और सिमिलरली मॉड ऑफ j क्या हो जाएगा, 1, राइट। और k क्या है डियर स्टूडेंट, k क्या है, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर इन यूनिट डायरेक्शन वेक्टर इन z डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन, राइट। सो यहां पे भी मॉड ऑफ k क्या होगा, 1। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और अगर कोई मान लो 3 डायमेंशनल वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, अब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ui प्लस vj प्लस wk। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन का आपको पता है, तो उसके साथ वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके साथ उसको अटैच करके ऐसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा जो v होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसका u कंपोनेंट, x डायरेक्शन का u कंपोनेंट, y डायरेक्शन का v कंपोनेंट और z डायरेक्शन का w कंपोनेंट पता हो, और सबके साथ i j के रिस्पेक्टिव लगाते हैं, क्योंकि वो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो उससे वो उस डायरेक्शन का बन जाता है, यू आई वी जे डब्ल्यू के, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। ये वेक्टर का इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे वेक्टर की बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बट बेसिक आपको लर्न करना है। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर डियर स्टूडेंट कोई भी वेलोसिटी 3 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, ये मैं एरो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि वेक्टर को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपने साइंस में पढ़ा ही होगा और मैथ्स में भी पढ़ा होगा। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट, वो ये हो जाएगा आई के साथ जो कॉफिशिएंट है यू स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है वी स्क्वायर और के के साथ डब्ल्यू स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट हो जाता है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जब भी कोई वेलोसिटी इस टाइप से रिप्रेजेंटेड है तो उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। कोई भी वेक्टर अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होता तो आई जे और के का जो कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम का रूट
लगा देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अभी हम एक्सेलरेशन के लिए भी देखेंगे, राइट। तो एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है और डरना नहीं है कि ये आई जे के क्या आ गया, क्या है मैंने बता दिया। अब डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है कि यू जो होगा ना, जो u होता है वो बेसिकली किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, राइट। u जो है हमारा जो वेलोसिटी इन बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये u बेसिकली फंक्शन होता है x y z और t का, राइट। टाइम का भी x y z और t पे डिपेंड करेगा, राइट। v किसका फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ, डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ बेसिकली x y z और t, मतलब तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा और साथ में हमने टाइम पे भी डिपेंडेंट माना है क्योंकि हम अनस्टीडी फ्लो मान रहे हैं, राइट। अगर स्टीडी फ्लो होगा तो ऑब्वियसली टाइम नहीं होगा, बट हम अभी जनरल फॉर्म में इसको अनस्टीडी मान रहे हैं, राइट। सो इसको f1 बोल दो। v क्या होगा? सिमिलरली फंक्शन ऑफ, इसको f2 बोल दिया, सेकेंड फंक्शन है। सिमिलरली x y और z, और ये भी t पे डिपेंडेंट होगा। और w डी स्टूडेंट ये क्या होगा? ये भी फंक्शन होगा किसके? x y z और t के। अगर फुल फ्लेज 3 डायमेंशनल नॉन स्टेडी फ्लो है तो u x y z t पे डिपेंड करेगा, v भी x y z t पे डिपेंड करेगा और w भी x y z t पे डिपेंड करेगा। बट कई बार जरूरी नहीं है, हम मोस्ट जनरल फॉर्म ले रहे हैं। अगर z पे नहीं डिपेंड करेगा तो u में सिर्फ x और y टर्म होगा और टाइम हो सकता है, या अगर z और t दोनों नहीं है तो सिर्फ वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी हमने मोस्ट जनरल फॉर्म लिया है, इसमें जो चीजें नहीं होंगी वो वाला टर्म नहीं आएगा आपके एक्सप्रेशन में। सो अभी हम मोस्ट जनरल फॉर्म में देख रहे हैं। सो u डियर स्टूडेंट ये होगा, v ये होगा, w ये होगा, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? वेलोसिटी हमेशा ui प्लस vj प्लस w के होगा। अगर इस फॉर्म में बन गया तो मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आ जाएगा, दैट्स ऑल। बट डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। वहां पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। तो इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन। और वो थोड़ा सा आपका टफ टास्क है जो कि अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूं डियर स्टूडेंट कि आपको कुछ नहीं पता पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और मैं बेसिकली आपको एकदम से बेसिक से बता रहा हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज है, इसलिए हम वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन, चूंकि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है तो तीनों का जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो एक्सेलरेशन का वो तीनों कंपोनेंट देगा x y z डायरेक्शन में, और फिर उस तीनों कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन से फाइनल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इसको डियर स्टूडेंट हम a बोल रहे हैं, राइट। ये क्या होगा? तो इसको भी हम axi प्लस ayj, आप कैप नहीं भी लगा सकते हो, कई बार कैप नहीं भी लगाते हैं, azk ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज ax? तो ax एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन का कंपोनेंट है। जैसे वेलोसिटी का x डायरेक्शन का कंपोनेंट को u डिनोट करते हैं, y डायरेक्शन वाले को v डिनोट करते हैं और z डायरेक्शन वाले को w, ऐसे एक्सेलरेशन में x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को ax, y वाले को ay और z वाले को az से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। सो एक्सेलरेशन ऐसे, फाइनल जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सेम लॉजिक से क्या होगा डियर स्टूडेंट? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट। यहां तक तो बहुत आसान है, बट द क्वेश्चन इज कि ax कैसे निकलेगा? ax ay az आएगा तभी आप रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड ax ay एंड az? सो ये चीज दी नहीं रहती है, ax ay az दिया नहीं रहता है, यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू फाइंड इट। और कैसे फाइंड करेंगे इसी का बेसिकली ग्लिम्स है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर ये समझ गए तो समझो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंडिंग बहुत आसान है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट देखो ax होता क्या है, राइट। ax को मैं क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन होता क्या है? अगर मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन तो कोई भी बोलेगा dv बाई dt, राइट, ये सबको पता है। और v क्या होता है? वेलोसिटी होता है ds बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये तो आपको पहले से ही पता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डी एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बेसिकली x, y और z जो है यही तो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे केस में a को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे अगर मैं ax बोलूं तो अभी मैं ax बोल रहा हूं, ax को मैं क्या लिखूंगा du बाई डी टी, डोंट यू थिंक, du बाई डी टी। भाई x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना तो वेलोसिटी भी x डायरेक्शन वाला होना चाहिए विच इज u, तो du बाई डी टी हो जाएगा, राइट। ay क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ay हो जाएगा dv बाई डी टी, राइट। और az क्या हो जाएगा dw बाई डी टी। ये लिखना तो बहुत आसान है, और साथ में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट कि u को क्या लिखोगे, u क्या है, जैसे u मतलब वेलोसिटी है तो इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी, क्योंकि x डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है u ना, तो u को मैं लिख सकता हूं x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज x, तो dx बाई डी टी। v को क्या लिखूंगा मैं डियर स्टूडेंट dy बाई डी टी, डोंट यू थिंक, एंड w को क्या लिखूंगा dz बाई डी टी। तो ये चीज आपको एक बेसिक समझ में रखना है अपने दिमाग में, ये बहुत ही कॉमन सेंस है जो आपको समझ में आ गया होगा अगर हमने ये सारे रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया है। तो ax को मैं ये लिख सकता हूँ, ay az को ये लिख सकता हूँ, और uv को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx बाई डी टी, dy बाई डी टी और dz बाई डी टी। नाउ क्वेश्चन कम्स कि मुझे ax निकालना है, राइट। ax, तो ax का मतलब है u को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यू नो डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन दो टाइप के होते हैं, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल और एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या फर्क है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में जिस रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसी पे सोलली वो फंक्शन डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहूं तो इट मींस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मींस y प्योरली x पे डिपेंडेंट है, राइट। अगर y सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स एज यूजुअल जो हम डिफरेंशिएशन का रूल जानते हैं उससे फाइंड करेंगे। बट ट्विस्ट इन टर्न टेल विल बी कि अगर आपका y x पे तो डिपेंड कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम x के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स मान लो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में dy बाई डी एक्स विल नॉट बी सिंपली कैनॉट बी फाउंड विथ सिंपल लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएशन। वहां पे फिर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना होगा, जो कि यहां पे है। सी जो u है दैट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन x, ये y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंडेंट है, t पे भी डिपेंडेंट है। तो इस केस में du बाई डी एक्स, सॉरी du बाई डी टी अगर निकालना है, इस u जो कि चार फंक्शन पे डिपेंडेंट है, इसमें से सिर्फ t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसके लिए एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, वो आपको समझना है। और वो क्या है, अगर आपने मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा होगा वहां जरूर आपको याद होगा। देखो ax को मैं क्या लिखूंगा, ax को मैंने लिख दिया du बाई डी टी, राइट। नाउ चूंकि u t के अलावा और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x, y, z और t पे। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा एक टर्म डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये देखो ये एक ब्यूटी है, u किस पे डिपेंड हमें निकालना है, u का t के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लेकिन चूंकि u बहुत सारे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो अब हम उन सब के फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं। पहले u x के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल एक्स इंटू फिर dx बाई, फाइनली ये जो t है वो यहीं पे dt आएगा। फिर दूसरे टर्म में लेते हैं प्लस, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर डेल u बाई किस पे डिपेंडेंट है, y पे, तो डेल u बाई डेल y इंटू dy बाई dt। ये ब्यूटी है इसकी, ये अगर आपको इसका पूरा इनसाइड स्टोरी समझना है तो किसी भी इंजीनियरिंग मैथ्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर ओपन करो और उसमें देखो, आपको ये मिल जाएगा, राइट। सो बट एनीवे अगर आप एनालॉगी भी क्रिएट कर लो ना तो आपको लर्न हो जाएगा। देखो मैंने du बाई डी एक्स लिया, तो फिर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी x टाइप है, ये भी x टाइप है, कैंसिल हो गया, तो डेल u बाई डेल टी आ गया। इसमें भी देखो y कैंसिल हो गया, डेल u बाई डेल टी आ गया। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है डियर स्टूडेंट, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बट आपको ये समझना है कि कैसे इसको लिखा जाता है, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली डील कर रहा हूँ जो पहली बार ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत लॉन्ग गैप के बाद लर्न कर रहे हैं। मान लो 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने पढ़ा होगा, राइट, और अब आप बेसिकली कर रहे हो। अगर कोई ऑलरेडी फ्रेशर 10+2 होल्डर बीटेक या 10
होल्डर डिप्लोमा कर रहा है उसको तो शायद अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स उसने पढ़ा है अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। बट उसमें भी क्या होता है कि कई बार लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने बेसिकली हालांकि 12th किया हुआ होता है बट वो कई बार भूल चुके होते हैं, या कई बार इंजीनियरिंग मैथ्स फर्स्ट सेम में सबका बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आज का ट्रेंड है वो एक फोबिया रहता है, उनका बेसिकली बस पास करना होता है इंजीनियरिंग मैथ्स में। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, जो कि होना भी चाहिए इंजीनियरिंग के बेसिकली एस्पिरेंट्स को, तो उनके लिए कोई मेजर चीज नहीं है, बट स्टिल यू जस्ट हैव टू लर्न, राइट। सो डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, तो यू का वाई पे भी डिपेंडेंसी देख ली हमने। नाउ डेल यू बाय डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी, और एक लास्ट टर्म जो प्योरली डेल यू बाय डेल टी, ये वाला सारा एक्सप्रेशन आएगा। इसको व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि डी वाई बाई डी टी को ये मैं पूरा टर्म ऐसे लिखूंगा, राइट। सो ऐसा लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स को एज इट इज रहने दो डियर स्टूडेंट, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखूंगा मैं, डी एक्स बाई डी टी इज यू, तो यू लिख दिया। सिमिलरली ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई इंटू इसको क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी टी इज वी, और लास्ट टर्म ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी इज वॉट, डब्ल्यू, और लास्ट इज डेल यू बाई डेल टी। थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो गया डियर स्टूडेंट। सो फाइनली ए एक्स जो कि क्या था, डी यू बाई डी टी, और चूंकि यू सब पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। नाउ आफ्टर डूइंग दिस फॉर ए एक्स we can write it for ay also and for az also by just seeing the pattern of the outcome। जो फाइनल रिजल्ट है इसका पैटर्न देख के मैं ay कैसे लिखूंगा, तो ay देखो हालांकि फिर से होगा dv बाई डी टी, फिर उसको भी डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डेल टी, ऐसे करके आप सारा लिख सकते हो, बट उसको लिखना नहीं है, फाइनल रिजल्ट पे फोकस करो। देखो u v w ये तीन वाले टर्म आ रहे हैं, और बारी बारी से u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में, u का z के रेस्पेक्ट में आ रहा है, और लास्ट टर्म डेल u बाई डेल टी है। मैं इसको मैप कर लेता हूं और सीधा ए वाई, सिमिलरली मैं लिख देता हूं, सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, तो चूंकि y के लिए निकाल रहे हैं तो y का मतलब है u नहीं आएगा, v आएगा, तो डेल v बाई डेल एक्स इंटू ये यहां पे क्या आ जाएगा, u, यहां पे तो u ही आएगा, राइट, यहां पे u आएगा, प्लस फिर ये आ जाएगा डेल v बाई डेल वाई इंटू वी, प्लस फिर से ये वाला टर्म हो जाएगा डेल v बाई डेल जेड इंटू डब्ल्यू, और लास्ट में डेल v बाई डेल टी। ये आ गया डियर स्टूडेंट, ये ए वाई हो गया आपका, राइट। सिमिलरली ए जेड क्या होगा, ए जेड क्या होगा, थोड़ा सा कंबरसम है डियर स्टूडेंट, बट यू हैव टू लर्न, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू लर्न, राइट। सो डियर स्टूडेंट आपको ए जेड को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए जेड को कैसे लिख सकता हूं, ए जेड को मैं लिखूंगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स इंटू यू प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इंटू वी प्लस, ओके, सो डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इंटू वी प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इंटू डब्ल्यू, राइट, और लास्ट में डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। सो आई थिंक आप सिमिलैरिटी या लॉजिक या एनालॉजी जो भी कह दो, ए एक्स ए वाई जेड ए जेड तीनों आपने निकाल लिया, राइट। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपका स्टेडी फ्लो है तो ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये ए एक्स ए वाई जेड में, ए एक्स ए वाई ए जेड वाले टर्म में ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, तो ये तीनों टर्म नहीं आएगा, सिर्फ रहेगा ये 1 2 3, ये तीन टर्म। मीन्स ए एक्स में आएगा डेल यू बाई डेल एक्स यू, या यू कह सकते हो यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड, दैट्स ऑल, राइट। डेल यू बाई डेल टी नहीं आएगा, किसमें, स्टेडी फ्लो में। सिमिलरली ए वाई अगर स्टेडी फ्लो के लिए निकालते हैं तो यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी बाई डेल जेड, राइट। एंड ए जेड क्या हो जाएगा, यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। ये डियर स्टूडेंट याद रखना, मैं लिख भी देता हूं, फॉर स्टेडी फ्लो डेल यू बाई डेल टी, डेल v बाई डेल टी एंड डेल w बाई डेल टी, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, तो 3 ही टर्म आएगा जो कि मोस्टली आपको मैंने पहले ही बताया कि हम स्टेडी फ्लो में ही डील करते हैं, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल में, तो हमारा ये 3 टर्म आएगा, राइट। सो ax ay az आपने निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसको वेक्टोरियल फॉर्म में ऐसे लिख देंगे और इसका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज ये है कि ये जो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई वगैरह वगैरह, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये जो डेल है मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर डी यू बाई डी एक्स होता, डी वाई बाई डी एक्स होता, वो तो आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का जो लॉजिक है वो शायद ज़्यादा याद होगा, बट पार्शियल वाले स्टूडेंट भूल जाते हैं, राइट। जो जनरली जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है वो बेसिकली भूल जाते हैं। तो मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं उसका भी एक्सप्रेशन, एक लॉजिक बता रहा हूं, और वो अगर लर्न कर लोगे तो न्यूमेरिकल में तो खैर इसका यूज ही है, देयर यू विल हैव टू यूज दोज कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू विल बी गेटिंग डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई एंड ऑल। सो कहने का ये मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का